गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ का परीक्षा दिनों दिन नज़दीक आ रहा है। हम लोग हिस्ट्री अभी आपको जो बताया जा रहा है वो इतिहास का जो VVI क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, उसके बारे में बताया जाएगा। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है ग्लोबल स्टडीज़ लाइव, इस तरीके से स्पेलिंग आपको उस पर टाइप करना है और डायरेक्ट क्या करिए, सर्च करिएगा, आपको ग्लोब वाला लोगो दिखेगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है। हम लोग आज अति महत्वपूर्ण जो प्रश्न है उसका जो एक सीरीज लेकर चले, उसका सेकेंड वीडियो आपको हिस्ट्री में मिल रहा है, जो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए काफ़ी क्या है, इंपॉर्टेंट है। और आज का जो क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 3 है। इस तरीके से आपको टोटल क्वेश्चन मिलने वाला है 15 या बहुत होगा तो 18 क्वेश्चन मिलेगा। उसमें आपको टोटल पूरा हिस्ट्री है वो सिमट के खत्म हो जाएगा। उससे आप MCQ अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे। हम जिस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ लिखे हैं बोर्ड में, उस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी क्या होगा, बहुत ही बढ़िया होगा। आज का क्वेश्चन है सिंधु घाटी सप्ताह से रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी वीडियो 1 में 2 क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। आप इस चैनल पर जाकर के चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। आज क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के कौन पहला है, सामाजिक स्थिति, क्या कह लीजिए सामाजिक जीवन, दूसरा धार्मिक स्थिति या धार्मिक जीवन कह लीजिए, राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति, इन सब के बारे में आपको डिटेल में व्याख्या करके आपको बताया गया है। क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से लिखा गया है वो भी दिया गया है, उसी तरीके से आपको आंसर को लिखेंगे। इन चारों टॉपिक को 4 तरीके से लिखा गया है। इन चारों में से किसी एक तरीका को आप अडॉप्ट करके और अपना मार्क्स को क्या करना है, इन्हांस करना है। तो हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी स्थिति था, जैसे किसी सभ्यता में जब हम लोग रहते हैं तो वहाँ का देखते हैं जीवन यापन का शैली क्या है था, तो व्यवसाय कैसा था, इकोनॉमिकल कंडीशन कैसा था, समाज के लोग किस तरीके से रहते थे, किस टाइप के रिलीजन को वो फॉलो करते थे, ये सब चीज़ हर एक जो भी सभ्यता होता है उसका ये 4 चीज़ क्या होता है, मेन पहलू होता है। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसका आंसर लिखने के लिए चलिए हम लोग आंसर शुरू करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहले उसका क्या करते हैं, इंट्रो जो पार्ट होता है उसको हम लोग सीखेंगे। इंट्रो पार्ट में क्या है, हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में क्या बताया गया कि आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना है कि आद ऐतिहासिक काल का मतलब हो गया वैसा काल जहाँ से जो कुछ जो साक्ष्य थे इसको नहीं पढ़ा गया था, यहाँ से क्या होता है चीज़ पढ़ना लोग शुरू कर दिए थे, उसको आद ऐतिहासिक काल में कहते हैं। मान के चलिए कि 600 ईसा मसीह साल के बाद वाला, गौतम बुद्ध, महावीर, ये सब जो समय है वो सब है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे साक्ष्य इसको पढ़ा नहीं गया है, इसके चलते उसके बारे में पूरी तरीके से मालूम भी नहीं चल पाया, ठीक। तो इसके ये जो सभ्यता है वो कैसा है, आद ऐतिहासिक काल का है। और ये कैसा सभ्यता है, कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसा है, कांस्ययुगीन सभ्यता कहने का मतलब क्या हो जाता है कि वहाँ पर कांसा के बर्तन का उपयोग होना है ना, कांसा के बर्तन का उपयोग होना, इसलिए कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। हालांकि मिट्टी का ही बर्तन उपयोग होता था। अब आंसर को एक बार डिटेल करके देखते हैं, लिखा हुआ क्या है। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय वर्ष 2019 में दयाराम साहनी को दिया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खनन का जो कार्य मुख्य रूप से जो संभालने को मिला था, किनको मिला था, दयाराम साहनी को मिला था। कब मिला था, 1921 में मिला था। इन्होंने ही इसकी खुदाई कराई। इसमें एक बड़े नगरीय ढांचे का क्या मिलता है, उनको अवशेष मिलता है। ये था तो बहुत साल पहले का, 1921 में आया, तो इनको क्या मिलता है, अवशेष मिलता है। उस अवशेष पर जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। और इन दोनों अवशेषों को किस पद्धति द्वारा पूछा जाए तो C14 द्वारा। कार्बन के 3 अप्रूव होते हैं, एक होता है कार्बन 12, एक होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन 14। तो C14 जो है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसके द्वारा क्या किया गया, इसका समय निर्धारण किया गया। काल निर्धारण करने का मतलब समय का उससे पता चलता है कि कितना साल पुराना है, ठीक है। जिससे इस सभ्यता का क्या अनुमानित तिथि लगभग माना गया कि 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व में, कहीं कहीं 3000 ईस्वी पूर्व भी दिया रहेगा, तो उसमें कितना साल पहले से, इस पर घबराने की बात नहीं है, वो दिया रहेगा। इस टाइप से अनुमानित वाला है, वो डिटेल पूछा नहीं, ये भी लिखा जाएगा आंसर में, तो ये सही होगा। और कहा गया कि इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, मतलब लगभग 13 लाख किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा विस्तार है। ये हो गया इसका इंट्रो पार्ट। इस तरीके से लिखना हम लोग को, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका एक इंट्रो पार्ट, उसके बारे में ब्रीफ लिखना होता है कि हम जिसके बारे में पढ़ क्या रहे हैं, हमसे पूछा क्या गया, उसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी देना है ना।
अब आइए हम लोग देखेंगे कि जो चारों जो के बारे में जो बात किया करना था हम लोग को, कि जो सामाजिक जीवन है वो, आर्थिक जीवन है वो, राजनीतिक जीवन है वो सारे के बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो है सामाजिक जीवन कहिए, सामाजिक स्थिति कहिए। सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक जीवन क्या था? तो पहला देख ABCD करके जिस तरीके से लिखा गया, एक फॉर्मेट है, चारों पार्ट को चार तरीके से लिखा गया, जो हो उसको एडॉप्ट कर लेना है, उसी तरीके से अच्छे से लिखना है। हड़प्पाकालीन जो समाज था, हड़प्पाकालीन मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो कैसा था? मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक कहने का मतलब कि मातृ देवी की वहाँ पूजा किया जाता था, और समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी? बढ़िया थी। जैसे ऐसे वैदिक काल वगैरह है, महिलाओं की स्थिति में क्या दिख रहा है? गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हम लोग लिखे, एकदम पॉइंट वाइज आंसर को लिखना है अच्छे से। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? परिवार था। सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? परिवार था। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक जो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों का कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यवस्थापक थे, जो बसाने का काम किए थे, भूमध्य सागरीय लोग थे। भूमध्य सागरीय लोग का जो साक्ष्य मिला, जैसे उनका ना सिर थोड़ा चौड़ा होता था, हाइट मध्यम हाइट होता था। हाइट कैसा होता? मध्यम हाइट है। उनका जो कलर होता था वो कैसा कलर? भूरा कलर का, डार्क भूरा कलर कह लीजिए, या नॉर्मल भूरा कलर होता था। ओठ कैसे होते? पतले ओठ होते थे। इस टाइप से मिलाया गया भूमध्य सागरीय मानव प्रजाति को टैली कराया गया। तो ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे, इस टाइप से देखा गया। इस समाज में बहुत सारे वर्ग थे। अब कौन कौन से वर्ग थे? एक तो हम लोग इतिहास से पढ़ते हैं चार वर्ण, वो चार वर्ण नहीं है, ये चार वर्ग है। देखिए एक एक पॉइंट को अच्छे से लिखना। क्या? पुरोहित थे, प्रशासक थे, व्यापारी थे, अधिकारी थे, शिल्पकार थे, जुलाहे थे, श्रमिक, ये सब टाइप से समाज में लोग थे। इन सब लोग का क्या मिला है? एक साक्ष्य मिला। ठीक है, ये सब अलग अलग वर्ग में विभाजित थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ के लोग कैसा थे? शांति प्रिय थे, लड़ाई झगड़ा इस सबसे मतलब नहीं। उत्खनन करने के बाद बहुत विशेष अस्त्र नहीं मिला है, हालांकि अस्त्र मिला है। लोगों का अंदाज हुआ कि इस तरीके का अस्त्र मिला है जो अपने जीवन यापन के लिए, जैसे लकड़ी को काटना हो या कोई चीज़ काम करना हो, उसके लिए वो उपयोग किया करते रहे होंगे, लड़ाई झगड़ा कर नहीं रहे होंगे। और यहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, है ना। एक एक चीज़ को याद करते चलना है, एकदम रिवाइज करते चलना था कि याद हो जाए बढ़िया से, फिर पढ़ के अच्छे से समझ में आ जाएगा। पुरुष और महिला दोनों क्या पहनते थे? गहना जो पहनते थे, पुरुष और महिला दोनों पहनते थे। सबसे अधिक समान रूप से पहनता था मनका का हार, जनरल सब लोग पहनता था, लेकिन ऊंचे वर्ग के जो लोग थे थोड़ा ये, तो वो सोने चांदी इन सब चीज़ों का भी हार आभूषण को पहनते थे। तो यहाँ ऑप्शन में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो आभूषण कौन कौन पहनते? महिलाएं पहनती थी, पुरुष पहनती थी, या दोनों? तो ध्यान रखना कि दोनों पहनते थे। दोनों कहने का मतलब क्या कि नहीं कि बड़े होने पर शुरू से ही वो लोग, एक सभ्यता ही था कि सबके लिए क्या होना चाहिए? आभूषण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब ये गहना के बारे में हम देखते हैं। दूसरा क्या हो गया? फसल के बारे में हम लोग देखते हैं। फसल के बारे में तो बहुत सारे अनाज के साक्ष्य मिले सिंधु घाटी सभ्यता से। कैसे मिला? जैसे कहा जाता है कि लगभग 9 टाइप के अनाज है, उससे अधिक ही है। तो गेहूं मिला है, जौ मिला है, मटर मिला है, राई, तिल, चावल, फल में तरबूज आदि, ये सब हड़प्पा सभ्यता से इसका जो साक्ष्य मिला, अवशेष मिला है कि ये सब चीज़ वहाँ पर लोग अपने जीवन यापन में उपयोग करते थे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का रंग पूछा जाएगा कैसा कलर था? समानता कैसा कलर था? लाल कलर का, लाल कलर का था, है ना, लाल हुआ करता था। और ये मनोरंजन के लिए, अभी हम लोग कौन सा चीज़ देख, सामाजिक जीवन को देख रहे हैं कि समाज में रहने वाले लोग क्या क्या करते थे, है ना। समाज में लोग रहने वाले क्या क्या करते थे, वो सब सामाजिक जीवन को देख रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि मनोरंजन के लिए यहाँ के लोग क्या करते थे? खेल, पासे का खेल खेला करते थे, पशुओं की लड़ाई किया करते थे, नृत्य वगैरह किया करते थे। इन सब चीज़ों का वो मनोरंजन के लिए किया करते थे। और शिकार में क्या करते थे वो लोग? मछली वगैरह पकड़ना उनका ये था, शिकार करते थे। नेक्स्ट है कि मछली पकड़ना और शिकार करना इन हड़प्पा सभ्यता के क्या था? निवासियों का दैनिक कार्य था। दैनिक कार्य करने का रोजमर्रे की जिंदगी में ये सब चीज जुड़ा हुआ था, मछली पकड़ना और शिकार करना। शिकार करना, मछली पकड़ना में सेंस हो गया कि यहाँ के लोग कैसे थे? मांसाहारी थे। ठीक है, मांसाहारी थे। समझते चलना है बात को बढ़िया से, और कुछ डाउट लगे तो पूछना है। बात समझ में आया? डाउट लगे तो पूछना है, घबराना नहीं है। ठीक, अब देखो मिट्टी के बर्तन के अलावा, मिट्टी के बर्तन तो था ही था, मुख्य रूप से था। उसके बाद जो मिट्टी के बर्तन जो बनता था समाज में, तो ये लोग प्रदूषित रहित थे, वातावरण रखे हुए थे। क्या किए थे? अपने मोहल्ला से काफ़ी दूर ले जाके जो मिट्टी के घड़ा को, जो बर्तन को जो पकाया जाता है, उसको दूर ले जाके रखे थे, ताकि हमारे वातावरण में क्या हो? प्रदूषण न हो। इन सब चीज़ों का भी काफ़ी ध्यान रखा गया था। तो ताम्र मतलब क्या हो गया? तांबा और कांस्य, पीतल के बर्तन का भी उपयोग वहाँ पर किया जाता था। तो बर्तन में कौन सा बर्तन में समाज में बर्तन का उपयोग क्या हो गया? तांबा का बर्तन,
और पीतल का बर्तन और मिट्टी का बर्तन, ये 3 बर्तन मुख्य रूप से क्या किया सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सैंधववासी उपयोग किया करते थे। ठीक है, इस सभ्यता में कैसा प्रथा था पूछा जाएगा, प्रथा का नाम पूछा जाता है तो कैसा था, दास प्रथा था। कैसा प्रथा हो गया, दास प्रथा। दास प्रथा का मतलब क्या हुआ, किसी को अपने अधीन में रखना, उससे काम करवाना, वो दास प्रथा होता है। ठीक है, व्यापारी वर्ग क्या था, प्रभावशाली वर्ग था। प्रभावशाली वर्ग कैसा, बिजनेस करने वाले लोग, व्यापार करने वाले लोग क्या थे, प्रभावशाली थे, उनका समाज पर इफेक्ट जो था, प्रभुत्व क्या था, अधिक था। ठीक है, यहाँ के लोग क्या होते थे कि सोने चांदी, हाथी के दांत हो गए, ताम्र, सीपीओ तथा मनकों से निर्मित आभूषण एवं क्या बोलते हैं, हार पहनते थे। मनका का क्या बनता था, मनका का बनता था, हार बनता था। तो समान रूप से जो नॉर्मल भी आदमी वो मनका का हार पहनते थे, लेकिन जो उस समय इसका मतलब वहाँ के लोग परिचित थे, सोना से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, तांबे से परिचित थे, पीतल से परिचित थे, इन सब चीज़ों से क्या थे, परिचित थे। सीप होता है ना, सीप समुद्र में पाया जाता है, पानी वाला एरिया में पाया जाता है, उन सब चीज़ों का हार और आभूषण बना के वो लोग उपयोग करते थे। ठीक है, तो हम लोग ये जे पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 पॉइंट हो गया। ये पॉइंट वाइज में अगर हम आंसर को पैराग्राफ में न लिख करके अगर पॉइंट वाइज में लिखते हैं तो जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या होंगे, उनको काफ़ी आंसर, हर एक चीज़ उनको बढ़िया से लगेगा समझ में और आंसर देते चलेंगे। अब 10 पॉइंट में समझिए कि 5 अंक का क्वेश्चन है, एक बस एक लॉजिक समझो, 5 अंक का क्वेश्चन है, अगर को हर एक के लिए आधा आधा भी नहीं देंगे, आधा आधा भी मार्क्स देंगे, आधा से कम क्या देंगे, तो 10 पॉइंट में लिख दिए तो क्या हो गया, 5 का 5 पूरा अंक मिलेगा और लगभग चीज़ उनको क्या है, मिल गया यहाँ पे। तो ऐसे करके आंसर लिखना है ध्यान से। तो ये एक फॉर्मेट था जो हम दिखाएं। अभी धार्मिक जीवन जो सेकेंड वाला पढ़ेंगे देखेंगे तो वहाँ दूसरा फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, समझ में आ रहा है ना, एकदम ध्यान से समझते चलना है, पढ़ते चलना है, बोर्ड पर देख करके और इसको याद कर, मतलब माइंड में चीज़ को समझते चलना है, बहुत याद नहीं करना, चीज़ को समझना है। ठीक है, अब आ जाओ हम लोग देखते हैं किसमें, धार्मिक जीवन में आते हैं। धार्मिक जीवन में कैसा था वो देखो। देखिए, धार्मिक जीवन कहने से क्या सेंस पता चलता है, धार्मिक जीवन कहने से क्या सेंस पता चलेगा, तो हम जो अपने जीवन यापन में किस तरीके का मान्यताएं को मानते हैं, है ना, हमारा मान्यता क्या है। जैसे हम लोग का जन्म हुआ, हम लोग मरेंगे, तो जन्म से लेकर के मरण तक, जन्म से लेकर के मरण तक क्या करते हैं हम लोग, जो भी कर्मकांड करते हैं, या जन्म हमारा हुआ तो हमारे जो माता पिता या घर के लोग जो कर्मकांड किए वो किस मान्यताएं के आधारित पर किए, मतलब प्रकृति का होने के लिए हमारा कौन सा मान्यताएं हैं, वो है धार्मिक मान्यता के बारे में। एक एक करके चीज़ों को देखना। देखो अब क्या है, दूसरा एक एरो हेड दे करके आंसर लिखने का तरीका होता है ना। धार्मिक जीवन देखिए कि हड़प्पा में पकी मिट्टी की जो है क्या मिली थी, पकी मिट्टी की, मिट्टी का पका करके नहीं, बाजार मेला उला में देखते हैं, जो अब तो कम बिकना शुरू हो गया है, पहले बिकता था, मूर्तियाँ काफ़ी ज़्यादा मिलता था। तो वैसे कैसे मिला है कि स्त्री मूर्तिकाएँ जो है वो मिला था। कैसा मिला, स्त्री मूर्तिकाएँ। ठीक है, मतलब कि स्त्री की जो है मूर्तियाँ बहुत अधिक मात्रा में मिली और बहुत अधिक मात्रा में मिली। और मोहनजोदड़ो से कहा गया कि मोहनजोदड़ो से मिला पशुपतिनाथ शिव की मुहर, मुहर पशुपतिनाथ शिव की क्या मिला, मुहर मिला। अब मुहर मिलने को बगल में क्या देखा गया कि जो शेर भी चीता बैठे हुए, इस टाइप के भी मुहर मिलने का साक्ष्य मिला। तो ये सब क्या हो गया, मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध। और धार्मिक जीवन में किसका पूजा किया गया था, मातृ देवी की उपासना लोकप्रिय थी। मातृ देवी का उपासना का मतलब क्या हुआ, जो स्त्री मूर्तिकाएं अलग अलग तरीका का जो मिली, से लगा कि नहीं यहाँ पर क्या हुआ है, नारियों को क्या किया जाता है, पूजा जाता है, उनका पूजा किया जाता है। इसका मतलब समाज में देखा कि महिलाओं को नारी में स्थान क्या है, बहुत ही अधिक। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या था कि धार्मिक जो रूढ़ियाँ थी और कर्मकांड है उसका भी महत्व दिया जाता था। कर्मकांड मतलब जैसे धार्मिक रूढ़ी मतलब नहीं ये वाला बात है तो ये बात पक्का में है, बस समझे ना उसको। जैसे गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि संभवतः बीच का रास्ता अपनाइए। महावीर में क्या था कि सबसे अधिक क्या हो गया था कि जो बात है से बात है, थोड़ा बहुत हार्ड टाइप का, तो उस टाइप से नहीं बनना चाहिए। रूढ़िवादी बनने से समाज क्या हो जाता है, समाज में हो सके बिखराव आना शुरू हो जाता है ना, तो कम एडजस्टेबल होता है। अभी जब आदमी एजुकेटेड हो गया तो क्या रूढ़िवादी कमते जा रहा है, लेकिन कुछ हद तक कहीं कहीं जगह पर देखा जाए बढ़ते जा रहा है। कर्मकांड मतलब हम जीवन से लेकर मरण तक जो भी चीज़ को मान्यताएं हैं उसको कर्मकांड कहते हैं। और मूर्ति और क्या देखा गया वहाँ पर, ताबीजों के क्या अलावा मुहरों पर भी चित्रों के क्या मिला है, जिसमें मिला है पशु पूजा, वृक्ष पूजा इत्यादि सबके बात आया है। अभी हम लोग 2 पॉइंट देखें। पहला पॉइंट क्या देखे, धार्मिक जीवन में क्या देखे कि मिट्टी की, पकी हुई मिट्टी क्या मिली, काफ़ी सारा जो स्त्री का जो मूर्तिकाएँ हैं, मूर्तियाँ हैं वो मिला।
दूसरा पशुपतिनाथ शिव का क्या मिला, मुहर मिला, जिसको लोग क्या करते पूछते थे, और कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला पशुपतिनाथ शिव का, ठीक है। और मातृ देवी की पूजा किया जाता है, ये साक्ष्य मिला। तो पूजा करने में 3 बात। दूसरा कहा गया कि यहाँ के लोग क्या थे कि कर्मकांड में भरोसा करते थे, इसका मतलब अंधविश्वास में भरोसा होगा, रूढ़िवादियता होगा, इन सब चीज़ों पर हुआ। कहाँ कहाँ से साक्ष्य मिला, ताबीज़ पर उकेरा गया था, है ना। उसके बाद मुहरों पर उकेरा गया था, मूर्तियाँ थी, और ये भी देखा गया कि लोग क्या कर रहे हैं कि जानवर का तो पूजा कर ही रहे हैं, पशु पूजा तो कर ही रहे हैं, वृक्ष का भी पूजा कर देते हैं। ये 2 पॉइंट समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है कि एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से क्या एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया था, स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया था। तो जिससे पता क्या चलता है, क्या लोग अनुमान लगाएं कि धरती की उर्वरता की देवी माना गया, इनको क्या माना गया, जो धरती है वो क्या, उसको माना गया उर्वरता की देवी। ये धरती है जिससे हम लोग को पूरा फसल या हर चीज़ हम लोग को मिलता है ना। तो क्या है, धरती को उर्वरता की देवी का वो साक्ष्य इस ढंग से लोग अंदाजा लगाएं, ठीक है। सैंधव सभ्यता में मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, मंदिर का कोई प्रमाण नहीं मिले, बस समझो, पूजा हो रहा है लेकिन मंदिर वहाँ पर नहीं है। जब मंदिर नहीं है तो ये बताता है कि जो पुरोहित का समाज में बहुत ज़्यादा अस्तित्व नहीं है। मंदिर होना मतलब पुजारी होंगे, पुजारी कहाँ रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, तो वहाँ पर ये साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है। कुंवर वाला बैल और श्रृंगयुक्त जो पशु है, श्रृंगयुक्त मतलब क्या, सींग वाला पशु, और कुंवर होता है ना, बैल देखिएगा कोई कोई बैल है उसके कंधा मतलब गर्दन के ऊपर एक ऐसे शेप टाइप का रहता है, कुंवर कहा जाता है उसको, ठीक है। वो कुंवर वाला बैल, इन सब को क्या मानते थे, पवित्र मानते थे, वो लोग पवित्र मानते थे। पवित्र मानना मीन्स क्या, पूजा करने की बात हो। और इस सप्ताह में जो गाय का अंकन मुहरों पर नहीं मिला है, मतलब समझ रहे हो, गाय का अंकन मुहरों पर नहीं मिला है, कि निर्विवाद रूप से ये कहा गया है कि ऐसा नहीं कि गाय को लोग अवहेलना करते रहेंगे, गाय का भी लोग समाज में वहाँ पर अस्तित्व बढ़िया रहा होगा, एक दर्जा दिया जाता रहा होगा, ठीक है। उसके बाद कहा कि बैल को पशुपतिनाथ का वाहन माना जाए। तो पशुपतिनाथ जो शिव कहा गया, उनका क्या माना गया, वाहन माना गया। क्या माना, वाहन मतलब क्या, जिस पर वो सवार कर रहे हो, ठीक है, वाहन कहा जाता है। पाख्ता एक पक्षी का नाम है, क्या नाम है, पाख्ता है। पाख्ता को कैसा माना गया, पवित्र पक्षी माना गया। कैसा माना गया, पवित्र पक्षी के रूप में माना गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पक्षी के बारे में चर्चा, सबसे पवित्र पक्षी किसको माना गया, पाख्ता नाम देना है, ठीक है। और जो पाख्ता, जैसे एक हम लोग भी अभी देख रहे हैं, जो पाख्ता चिड़िया है, जो कबूतर के जैसा उसका होता है कलर, वैसे कुछ मिलेगा, उसी के से थोड़ा हल्का छोटा साइज का होता है पाख्ता पक्षी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो मोहनजोदड़ो से, अब ये हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कौन सा जीवन पढ़ रहे हैं, धार्मिक जीवन पढ़ रहे हैं। तो धार्मिक जीवन में मोहनजोदड़ो का स्नानागार क्यों बताया, कि तो वो तो धार्मिक जीवन से नहीं था, वो तो था नगरीय जीवन सभ्यता से रिलेटेड। लेकिन ये क्यों आया कि कोई भी जो अनुष्ठान होता था, जो स्नान कुंड है, जो कोई विशेष रूप से जो क्या होता है अनुष्ठानिक किया जाता था, तो अनुष्ठानिक क्या हो गया, धार्मिक कर्मकांड हो गया। तो उसमें इसका संभवतः क्या हो जाता था, मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार है, इसका उपयोग किया जाता था, बात समझे ना, इसका उपयोग किया जाता था विशेष अनुष्ठान पर। तो ये धार्मिक चीज से रिलेटेड हो गया। मृत लोगों की जो अंतिम संस्कार थी वो 3 विधि से किया जाता था। एक था पूर्ण समाधान, एक था आंशिक समाधान, और तीसरा कौन सा था, गर्तावास। बस ये तो, तीसरा क्या था, तीसरा कौन सा था, देखो दाह संस्कार। क्या था, दाह संस्कार। दाह संस्कार मतलब क्या, आग में जलाना, वो होता है दाह संस्कार। एक होता है पूर्ण समाधान, मीन्स लिए पूरा बॉडी को क्या कर दिए, दफन कर दिए। एक आंशिक समाधान लिए, डेथ हो गया, उसके बाद जलाए, उसको क्या किए, जमीन के अंदर राख को दबाए, है ना, ये सब चीज को कहा गया। तो पूछा जाएगा कि मृत लोगों का जो अंतिम संस्कार कितने विधि, 3 विधियां है। कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिला है कि मालिक के साथ जानवर के होने का साक्ष्य मिला है, इसमें क्या बोलते उसको, कब्र में, है ना। ये मालिक के साथ जानवर का संभवतः कहा गया कि वो कुत्ता था, मतलब कि अगर मालिक मर जाता था, कुत्ता को भी क्या कर दिया जाता था, साथ में ही दफन कर दिया जाता था, ऐसा भी साक्ष्य देखने को मिला है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ये पॉइंट हो गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि लिंग पूजा क्या था, प्रचलित थी, और लोग क्या थे, अंधविश्वास और जादू टोना में भी क्या करते थे, भरोसा करते थे, है ना। जादू टोना में भी क्या करते थे वो लोग, भरोसा करते थे। ये बात को भी थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान में रखना है। सारा एक एक पॉइंट को आंसर में लिखना है ढंग से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, ये देखो अब इसमें कितना पॉइंट देकर के लिखे, समझिए। अब एक पैराग्राफ में पूरा जो होता है, गोल्डन का पासपोर्ट ले लो, चाहे किसी का कुछ ले लो, देखो सब चीज़ का, सब में डिटेल रूप से देखो, तो पूरा पैराग्राफ बाई पैराग्राफ लिख के
जो लिखना चाहिए नहीं लिखना है पूरा हो जाता है। अब स्टूडेंट क्या करता है, एग्जामिनेशन में हड़बड़ी में वो रट लिया, चाहे मौका मिला छाप दिया, है ना, लेकिन उससे आंसर उसको मिला नहीं मिला, मेहनत किया, चाहे जिस समय का वो मतलब मेहनत में आवे वो, लेकिन मेहनत तो कर लिया, लिखा, लेकिन मार्क्स नहीं मिला। तो इसलिए आंसर को हमेशा क्या करिए, सजा के लिखिए। तो एक इस तरीके से होता है कि एरो हेड दे करके आप आंसर को पॉइंट वाइज करके लिखिए। देखो सेम चीज़ को, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा, ये 5 पॉइंट, ये 6 है, ये 7 है, 7 पॉइंट में चीज़ को क्या किया गया, ब्रेक किया गया। तो कितना आंसर देखने में बढ़िया लग रहा है, और याद करने में भी क्या हो ना, माइंड में मेमोराइज करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कौन सा जीवन देखेंगे, राजनीतिक जीवन देखेंगे। देखिए राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन में मतलब क्या, कैसा प्रशासनिक व्यवस्था था, कौन आदेश लाता था, पूरे समाज को संगठित कैसे किया जाता, क्या नियम कानून कैसे बनता था, क्या सब था, वो सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। तो एक होता है आंसर लिखने का तरीका डार्क डॉट करके, इससे भी पॉइंट का पता चलता है। ठीक है, तो क्या हड़प्पा कालीन समाज में राजनीतिक जो संगठन था इसका पूर्ण रूप से कैसा दिखा, अभाव दिखा, उतना बेहतर नहीं दिखा। राजनीतिक संगठन जो संगठन था वो कैसा है, वो यहाँ का बहुत ज़्यादा सुसंगठित देखने को नहीं मिला है, ऐसा हमारे इतिहासकार लोग अंदाज किए। ठीक है, इस सभ्यता में क्या थे, राजा प्रसाद और शाही खजाने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। राजा मतलब तो जो शासन करने वाले हैं वो है, राजा प्रसाद मतलब राजा के रहने का जो राजमहल वगैरह नहीं होता, एरिया वो सब चीज़। दूसरा वहाँ पर खजाना होता है, शाही खजाना मीन्स राजा का खजाना, ट्रेजरी, सोना चांदी हीरा जवाहरात जो भी चीज़ रखा हुआ हो वो सब चीज़, ऐसा कुछ भी वहाँ साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, इस सभ्यता में पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी। पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था क्यों नहीं थी, क्योंकि कहीं पर मंदिर का क्या था, मंदिर का प्रमाण नहीं पाया गया। अब जब पुरोहित कहाँ रहेंगे, पुरोहित मतलब पुजारी पंडित जी कहाँ रहेंगे, मंदिर के पास रहेंगे, उनको रहने के लिए मंदिर चाहिए, तो मंदिर ही नहीं है। इससे ये भी पता चलता है कि क्या थे, जो राजनीतिक जीवन था उसमें पुरोहितों का राज नहीं रहा होगा। बात समझे, राज बढ़ चढ़ के विशेष रूप से कहा जाता है कि वणिक वर्ग का था। वणिक वर्ग मीन्स बनिया वर्ग, बिजनेसमैन, उन लोगों का था। ठीक है, शासन के आइए नेक्स्ट देखते हैं इसको। शासन के 2 प्रधान केंद्र थे। 2 प्रधान केंद्र थे, कौन कौन थे, एक था हड़प्पा, दूसरा था मोहनजोदड़ो। ये दोनों जगह से पूरे सारे एरिया जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको क्या किया था, कंट्रोल किया जाता था, उनका देख रेख सब चीज किया जाता था। कहाँ कहाँ से, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो से। ठीक है, उत्तरी भाग का शासन हड़प्पा से और दक्षिणी भाग का जो शासन था वो कहाँ से था, मोहनजोदड़ो से कंट्रोल किया जाता था, संचालित किया जाता था। इस साक्ष्य से लोकतांत्रिक एवं नियंत्रित शासन व्यवस्था का पता चलता है। इस साक्ष्य को देखोगे कैसे लगेगा कि मोहनजोदड़ो है कौन सा, उत्तरी एरिया को पूरा कंट्रोल किए हुए, जो क्या बोलते हैं दूसरा हड़प्पा है वो किसको, दक्षिणी जो है एरिया उसको कंट्रोल किए, नहीं उत्तरी भाग को कौन किए हुए, हड़प्पा किए हुए हैं, मोहनजोदड़ो किसको किए, दक्षिणी भाग को। तो एक जगह रह के सारा चीज़ को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, इसका साक्ष्य यहाँ पर ये चीज़ मिला है। बात समझ में आया कि नहीं, जैसे एक जगह से कंट्रोल बहुत सारे एरिया को हो रहा है, तो इससे क्या पता चलेगा कि किस तरीके से हम बहुत बड़े भूभाग को कंट्रोल किए, देख रेख करें, उसके बारे में साक्ष्य यहाँ पर मिला है। बात समझे, हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कैसे थे, शांति प्रिय थे, लड़ाई झगड़ा करने वाले नहीं थे, क्योंकि खुदाई के दौरान कोई भी किसी तरह का अस्त्र विशेष रूप से नहीं मिला है। जैसे कवच ढाल जैसे अस्त्र का क्या मिला है, अभाव देखने को मिला है। ये कवच और ढाल जो होता है वो किस लिए हो गया, ढाल और कवच होता है अपने आप को बचाने के लिए। जैसे भाला लेके चलता है तो क्या पड़ता है, लोग ढाल हाथ में लिए रहता है, दूसरा मर्द उसे रोकता है तलवार से। कवच होता है शरीर में पहनता है ना, तो वो सब चीज़ का प्रमाण क्या मिला, काफ़ी कम मिला है, काफ़ी कम मिला है। ठीक है, इसका मतलब बोलो लड़ाई झगड़ा या उस समय विदेशी आक्रमण वगैरह जो रहे होंगे वो लोग उस समय न के बराबर होगा, शांति प्रिय जीवन यापन रहा होगा। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर न होकर के, विजय की ओर न होकर क्या था, वाणिज्य की ओर था। किसकी ओर था, वाणिज्य की ओर, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हम कैसे अपने आप में डेवलप हो उसके तरफ था, इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करने में था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था संभवतः कैसा था, वणिक वर्ग के हाथ में था। कैसे, अब देखिए जिनका ध्यान क्या होगा, वाणिज्य के तरफ होगा, मतलब वाणिज्य के को देखने वाले कौन लोग होते हैं, वणिक वर्ग होते हैं, बनिया लोग होते हैं, बिजनेसमैन लोग होते हैं। तो जो बिजनेसमैन होगा इसका मतलब वहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता का जो शासन था वो कहाँ था, हड़प्पा सभ्यता के शासन किसके हाथ में था, वणिक वर्ग के अंडर में ऐसा रहा होगा माना जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग अभी जो देखे, हम लोग क्या देखे, हम लोग कौन सा जीवन देखे थे,
हम लोग कौन सा जीवन देखे थे? राजनीतिक जीवन देखे। तो राजनीतिक जीवन में बहुत ज़्यादा राजा महाराजा ये सब उत्तराधिकारी इन सब चीज़ों का विशेष रूप से साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए इसका पॉइंट क्या मिलेगा? कुछ और कंपेयर में कम मिलेगा। सबसे अधिक जो पॉइंट मिलेगा सामाजिक जीवन का मिलेगा, और सबसे जो उसके बाद जो पॉइंट मिलने वाला है आपको कौन सा मिलेगा? आपको आर्थिक जीवन का मिलेगा। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे? बिजनेस वगैरह कैसे क्या डेवलपमेंट हो उस पर काम करने वाले थे। समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग देखेंगे जो चौथा पॉइंट है वो कौन है? आर्थिक जीवन। देखिए क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर चर्चा करिए, आर्थिक जीवन पर कोई अकेले भी पूछ दिया जा सकता है या दो करके भी पूछ दिया जाएगा। बस समझ में आया? अकेले भी पूछा जा सकता है और नहीं तो आर्थिक और सामाजिक जीवन, आर्थिक और राजनीतिक जीवन, आर्थिक और धार्मिक जीवन, कोई दो को टैली करके भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए एक साथ पढ़ लेने में क्या है, और कहीं ना कहीं सब चीज़ एक दूसरे से क्या है? लिंकअप है, तो तुमको समझ में ज़्यादा बढ़िया से आएगा। ठीक है, और याद भी रहेगा, याद करना भी आसान होगा। अब लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कौन सा? आर्थिक और चौथा नंबर हम जो क्वेश्चन आंसर है आर्थिक साक्ष्य और कौन सा? राजनीतिक साक्ष्य, इसके बारे में देखेंगे। अब देखो जो सिंधुवासी है इसका मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि था। मुख्य रूप से जो था काम क्या था? पशुओं को पालना और कृषि का कार्य करना। ठीक है, इसके अलावा क्या करते थे वो? अब ये मुख्य में पूछा, देखो सिंधुवासी काम क्या क्या करते थे? तो उद्योग शिल्पकार ये सब थे, लेकिन मुख्य होता है ना मुख्य कार्य, तो मुख्य कार्य क्या था इनका? पशुपालन और कृषि था। देखना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाए तो सेंटेंस पर ध्यान देना है ना। उद्योग भी क्या था इनका? मुख्य व्यवसाय के रूप में ये झलक वहाँ पर मिला है। अब क्या क्या था वो देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में उपजाए जाने वाली 9 तरह की जो मुख्य फसल थी वो अब तक पहचान जो हुई है उसमें कौन कौन था? मुख्य फसल में देखिए, पहला गेहूं, जौ, कपास, मटर, राई, तिल, चावल, तरबूज, बाजरा, ये सब जो है मुख्य फसल के रूप में। कि हड़प्पा सभ्यता में जहाँ जहाँ जो लोग थे यहाँ पर उन सब चीज़ों का साक्ष्य मिलता गया है। दूसरा है कि जो कृषि, अब देखो एक एक पॉइंट देकर के देखें कि आर्थिक का जो साक्ष्य का जो पॉइंट है वो कौन सा हो? कृषि पर होगा। उसके बाद कृषि से जुड़ा हुआ चीज़ों को लिखेंगे। दूसरा पशुपालन से लिखेंगे। तीसरा किससे लिखेंगे? शिल्प और उद्योग धंधे किस तरीके से थे वो लिखेंगे। चौथा किससे लिखेंगे? व्यापार और जो वाणिज्य था उससे लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन जो पूछा जाएगा अगर आपसे कि जो इकोनॉमिकल कंडीशन हड़प्पा सभ्यता का क्या था, तो वो थोड़ा बहुत बढ़िया से देना है, और क्वेश्चन क्या है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में जो कृषि कार्य किस तरीके से था या पशुपालन का कार्य किस तरीके से था, वो सब एक एक पॉइंट पे देखेंगे। तो देखो इसमें लॉन्ग आंसर टाइप में बहुत सारा कैसा छुपा हुआ है? शॉर्ट आंसर टाइप भी छुपा हुआ है ना। शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन छुपा, तो उसको देखना है। तो पहले हम लोग किसी के बारे में देखें? कृषि कार्य के बारे में देखें। अब क्या लिखा हुआ है कि सिंधुवासी क्या करते थे? हल से अनभिज्ञ थे। हल से खेती नहीं करते, इसका मतलब किससे खेती? कुदाल से खेती करते थे। किससे खेती करते थे? कुदाल से। अच्छा, हल से अनभिज्ञ क्यों थे? क्योंकि उनको लोहे के बारे में जानकारी नहीं थी। लोहा कहीं चर्चा है? नहीं है। और फावड़ा अगर बनेगा कांसा का तो क्या होगा? बहुत मजबूत होगा नहीं वो। बस समझे ना। तो पत्थर का कुदाल वगैरह ऐसा शेप करके वो यूज करते हैं। दूसरा चीज और, हल से इसलिए कि पूजा किसका कर रहे हैं? वो कुबर वाले बैल का। कुबर वाले बैल का जब पूजा करते हैं, कुबर वाले बैल से वो खटवाएंगे, जिसका पूजा करे उससे काम लीजिएगा? नहीं लीजिएगा। ट्रैक्टर तो था नहीं ना उस समय। बात समझे? तो ये कुदालों द्वारा खेती करते थे। और कालीबंगा से, कौन सा जगह से? मुख्य रूप से कालीबंगा से जुते हुए खेत के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। और व्यवस्थित सिंचाई का जो प्रमाण यहाँ पर कुछ नहीं मिला। व्यवस्थित सिंचाई मतलब क्या? अभी के समय का जो व्यवस्थित सिंचाई, जैसे कि पंपिंग सेट लगा है, समरसेबुल लगा हुआ है, नहर द्वारा है, डैम है, ये सब सिंचाई के साधन व्यवस्थित टाइप से। इसका मतलब वहाँ का क्या था? नदी रहा होगा, नदी से पानी का कुछ व्यवस्था करके और सिंचाई का साधन उपयोग में लोग लाते रहे होंगे। अब जल संग्रह के लिए क्या किया? जल संग्रह के लिए बांधों के निर्माण का साक्ष्य धौलावीरा से मिला। जल संग्रह करने का मतलब क्या? जैसे पोखर है, बहुत बड़ा गड्ढा एरिया बना दिए, पर जल संग्रह किए। तो जल संग्रह का साक्ष्य पूछा जाएगा जो सिंचाई के लिए हो या उपयोग करने के लिए अपने लाइफ में डेली रोजमर्रा की जिंदगी में रखे हो। तो कहाँ से होगा? मुख्य रूप से धौलावीरा से होगा, धौलावीरा से। ठीक है। दूसरा देखिए कि कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की क्या थी? अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। मूल आधार था कृषि। कृषि से जितना जो उत्पादन होता था उन्हीं सब चीज़ों से उनका जीवन यापन विशेष रूप से चलता था। उद्योग धंधे भी कृषि कार्य पर ही आधारित थी। और दूसरा क्या हो गया? खेतों की उर्वरता के कारण खेत कैसा था? काफ़ी उर्वर था। यहाँ अनाज की जो होती थी कमी नहीं थी। अब देखो जहाँ का उर्वरता रहेगा वहाँ पर अनाज बहुत बढ़िया होगा, अनाज का कमी नहीं होगा, खुशहाली रहेगा, लोग को भरपूर खाना मिलेगा, है ना।
अनाज रखने के लिए क्या थे, हम लोग देखे भी है कि भंडारगिरी अलग अलग जगह पर थे, और सारा के सारा जो भंडारगिरी जिसको अन्नागार कहा गया वो कहाँ था, नदी के तरफ मुँह आने करके बनाया गया था उसको। अनाज पीसने के लिए क्या थी वहाँ पे, चक्किया, और कूटने के लिए क्या थी, वो खलिया का भी उपयोग का साक्ष्य मिला। अनाज अभी जो पिसा था ना आटा चक्की में, तो वैसे आटा चक्की उस समय तो इंजन वाला नहीं रहा होगा, पत्थर से कोई अलग मैनुअल चीज़ मिला, और कूटने के लिए भी कुछ मिला होगा। जैसे अभी था कि पत्थर वाला नहीं, मसाला वसाला पीसने के लिए पहले उपयोग किया जाता था, तो अब भी बहुत जगह देखोगे तो कुछ चीज़ों के लिए हाँ वो सब चीज़ों का भी उपयोग उस समय होता था। ठीक है, ग्राइंडर और ये सब नहीं मिलेगा उस समय। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने किसका, देखिए कपास की खेती आरंभ की थी। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है किस चीज़ का खेती, कपास की खेती, कॉटन की खेती। और फलों में क्या क्या मुख्य रूप से मिला है, केला मिला है, नारियल मिला है, खजूर मिला है, अनार मिला है, नींबू और तरबूज, ये सब फल के रूप में मिला है। ठीक है, इन सब चीज़ों के उत्पादन का क्या मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता में साक्ष्य मिला है। अब देखो कृषि में समझ में आ गया, कृषि में क्या क्या था, कृषि में क्या क्या था, सिंधु वासी जो कृषि कार्य पर क्या थे, पर निर्भर थे, उद्योग धंधा इसी पर निर्भर था। दूसरा क्या था, किसका साक्ष्य मिला है, व्यवस्थित सिंचाई का साक्ष्य मिला है, नहीं मिला है, लेकिन धौलावीरा से मिला है, जल संग्रह करने वाला जगह का साक्ष्य मिला है ना। फसल वगैरह, जमीन कैसा है, काफ़ी उर्वर है, तो खेती बाड़ी भी क्या हो रहा है, बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, मतलब भुखमरी की स्थिति वहाँ पर नहीं है। ठीक, और यहाँ के निवासी सबसे पहले क्या किए, कपास का जो है खेती करना शुरू किए, और फल के रूप में केला हो गया, नारियल हो गया, खजूर हो गया, नींबू हो गया, और तरबूज, ये सब मिलना शुरू हुआ है। वहीं से आया तेरसिया में, समझा। हाँ, तरबूज का खेत नहीं होता वहाँ पे। दूसरा देखो पशुपालन। ठीक है, पशुपालन में देखो हड़प्पा वासियों की जो अर्थव्यवस्था का आधार क्या था, एक तो आधार क्या हो गया, कृषि हो गया, दूसरा क्या हो गया, पशुपालन हो गया, पशुपालन हो गया। यहाँ की मुद्राओं पर छपे बैलों से पता चलता है, मुद्रा पर क्या छपा हुआ था, बैल का छाप, बैल का छाप पता चलता है कि बैल कितने तरह के थे, बैल दो प्रकार के थे। बैल कितने तरह के थे, बैल दो प्रकार के थे। ठीक है, एक था कुबरदार और बड़े सींग वाले, तो उसको ज़्यादा लोग बढ़िया समझता था। और दूसरा क्या था, बिना कुबर के या छोटे सींग वाले। जैसे एक हुआ जिसका बहुत बढ़िया कुबर है और बड़ा सींग है, और दूसरा क्या हुआ कि सींग छोटा है या कुबर उसके पास न के बराबर है, मतलब माइनर है, बात समझे ना। उसके लिए गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा और ऊंट जो था, इनके क्या थे, पालतू जानवर थे। पालतू जानवर थे। ठीक है, ये सब उस समय से देखिए, कुत्ता तो शुरू से रहा, दफन में भी साक्ष्य मिला है ये कुत्ता। हाँ, कहा जाता है कि घोड़ा का साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन एक जगह पर सुतका डोर या कहीं जगह है, शायद सुतका डोर ही है, वहाँ पर क्या मिला है कि घोड़ा का, यह बिल्ली का पंजे का छाप मिला है, मतलब बिल्ली का साक्ष्य है ना। ये सब चीज़ पढ़ना है, ध्यान देना है। कुत्ता क्या काम में आता था, शिकार के काम में भी क्या होता था, वहाँ के जो सैन्यवासी के लोगों को हेल्प करते थे। और इसके अलावा कौन हुआ, बिल्ली है, बंदर है, खरगोश है, हिरन है, मुर्गा है, मोर है, तोता है, उल्लू है एवं हंस है, इन सब का चित्र भी क्या हुआ है, वहाँ पे मिला है। कहाँ पे चित्र मिला है, तो मूर्तियाँ के रूप में मिला है, खिलौने के रूप में मिला और मोहरों पे मिले। अब मूर्ति देखो, मार्केट में तुम जाओगे, हम लोग को किस चीज़ का मूर्ति मिलता है, जो हमारे आसपास में है, चाहे चिड़िया का मूर्ति हो जाए या कुछ इसका, जो सोनपुर मेला में एक से एक लगा हुआ है मिलता है, तो क्या हुआ, मतलब जो हमारे आसपास में, चाहे हमारे अभी यहाँ पर एग्जिस्टेंस है इस नेचर पर, उसी का ना साक्ष्य मिलेगा। तो उस तरीके से साक्ष्य से ये पता चलता है कि ये सब जो जीव जंतु वहाँ पर रहे होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो। अब हम लोग आते हैं, दो पॉइंट हम लोग देख लिए, कौन कौन देख लिए, कृषि और पशुपालन देख लिए। दूसरा है शिल्प और उद्योग धंधे। शिल्प कहने का मतलब क्या होता है, बताइए। शिल्प कहने का मतलब क्या होगा, शिल्पकार जो कहते हैं, जैसे छोटे मोटे उद्योग, कढ़ाई, बुनाई, डलिया बिनना, डिजाइनिंग के काम करना, वो सब कहते हैं शिल्पकार होते हैं, है ना, शिल्पकार होते हैं। टोकरी वगैरह जो बुनने काम करते हैं, उसमें उसी में लोग डिजाइनिंग भी बहुत शानदार कर देते हैं। कहा कि धातु कर्म की जानकारी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को थी। धातु कर्म मतलब मेटालर्जी, ये किन दो धातुओं को मिलाकर एक मजबूत धातु को बनाए। जैसे अगर हम लोग यूज करते हैं, देखो कॉपर यूज कर ले, और एक होता है जिंक, तो कॉपर अपने आप में और जिंक अपने आप में सफिशियंट नहीं है, बात समझे। लेकिन कॉपर जिंक को मिला करके हम पीतल जब बनाते हैं, कांसा बनाते हैं, ब्रॉन्ज जिसको कहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो जो ब्रॉन्ज बनाते क्या होता है, अब मजबूत भी होगा, जल्दी खराब नहीं होगा, उस पर जो होता है ना परत बन जाना, जिसको कोरोड कहते हैं, वो सब भी नहीं बनेगा, मतलब काफ़ी क्या हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। यही दोनों का मिश्रण से क्या बना हुआ है, कांस से बना हुआ है। क्या बना हुआ है, कांस बना हुआ है ना, कांस, कांसा जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं दूसरी भाषा में, क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं, कांसा।
है ना, कांसा कहते हैं। तो इस मिश्रण से क्या हुआ, टीन और ताम के मिश्रण से क्या बना, टीन और ताम के मिश्रण से, टीन और ताम, है ना, इसको कहें पीतल, इसको क्या कहेंगे, पीतल कहेंगे, पीतल। और जो टीन है, टीन और जो क्या है ताम्र है, कॉपर है, इसके मिश्रण से क्या बनेगा, इसके मिश्रण से बनेगा कांस बनेगा, कांसा बनेगा, ठीक है, कांसा बनेगा। देखो तो ये सब विधि उसको क्या था उस समय, उसको मालूम था मुख्य रूप से। बंद करके देखो, अब देखो बंद ढलाई और लुप्त मोम प्रक्रिया। बंद ढलाई समझते हो, बंद ढलाई नहीं समझते हो, बंद ढलाई टेक्निकली कोई चीज बनाया जाएगा, ऐसे कोई ढलाई करना है, ऐसे कोई गोल सा ढलाई करना है, और उसके अंदर वो सर्किल कैसा हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया, बंद हो गया, फुटबॉल टाइप के शेप का, और उसको जाके क्या करना है कि ढालना है वैसा। तो इसे ढलाएंगे कैसे, तो बंद ढलाई का प्रक्रिया उस समय क्या था, इन लोगों को मालूम था। बंद ढलाई और मोम वाला जो प्रक्रिया था वो सब, मतलब कहा जाए तो जो टेक्निकली जो शिल्पकार थे, जो उद्योग धंधे वाले, काफ़ी अच्छे सोच वाले थे, डेवलपिंग टाइप से थे वो। दूसरा चीज, माप के लिए क्या क्या उपयोग किया था, तो माप के लिए दशमलव प्रणाली का उपयोग था। इसका साक्ष्य विशेष रूप से कहाँ मिलता है, मोहनजोदारो में जो दिया हुआ है स्नानागार है, वहाँ से मिलता है ना, ये दशमलव प्रणाली। वहाँ पर दशमलव दशमलव में लंबाई है, चौड़ाई है, उसके बाद गहराई है। माप तौल के लिए द्विभाजन प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, और कहा गया है कि इसका इकाई संभवतः कितना था, 16 अनुपात में थी। कितने अनुपात में थी, 16 अनुपात में थी। 16 अनुपात करने का मतलब कि 16 पार्ट में बांटा हुआ था, है ना। जैसे हम लोग 1 किलो को बांटते हैं 100 ग्राम 200 ग्राम, 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम कहते हैं, उसको कितना पार्ट में बांट दिए, 1000 पार्ट में बांट दिए। तो वैसे उसका माप की इकाई कितना में बटा हुआ था, 16 पार्ट में बटा हुआ था, ठीक है। और क्या था, इस सभ्यता में वस्तु विनिमय जो प्रणाली है वो क्या थी, काफ़ी प्रचलित थी। वस्तु विनिमय प्रणाली मीन्स हम जैसे अभी भी गांव घर में कोई आता है कोई चीज मांगने कि सामान, कुछ गेहूं चावल ये सब दिए, तो वो कुछ सामान यूज वाला जो देता है उसको तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या करते थे, तांबा और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा राजस्थान के खेतरी से, और सोना कहाँ, अफगानिस्तान एवं कर्नाटक से, और चांदी ईरान तथा अफगानिस्तान से, और टीन ईरान और अफगानिस्तान से मंगवाते थे। समझिए इसका मतलब ये सब कैसे पता चला, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुहरे थी इन सब जगहों पर भी मिला है। इसका मतलब मिला कि वो इन सब जगह से इसका क्या होता रहा होगा, मार्केटिंग होता रहा होगा, ठीक है। वे मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे सिंधुवासी, शहद का उपयोग करते थे। मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे, शहद के लिए उपयोग किया करते थे, है ना। शहद याद रखना है कि मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। और खुदाई में प्राप्त साक्ष्यों में तकली सुई प्राप्त जो स्पष्ट संकेत देते हैं। तकली सुई मतलब वो सीने बुनने का काम आता है, उसके लिए हम लोग कहते हैं। कपड़ा बुनना यहाँ का कैसा था, प्रमुख धंधा था कपड़ा बुनना। जब कॉटन का कपास का खेती हो रहा है तो वहाँ कपड़ा बुनाएगा ही, और जहाँ कपड़ा बुनाएगा समझिए कि वो क्या हुआ, कॉटन का कपड़ा पहनना मीन्स क्या हुआ, वहाँ के लोग कितने बढ़िया तरीके से रहने वाले लोग होंगे, आप समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो लास्ट पॉइंट है इसका, कैसा पॉइंट, व्यापार और वाणिज्य है। व्यापार वाणिज्य कहने का मतलब जैसे देखो उद्योग धंधा तो हुआ, तो कोई प्रोडक्ट बनेगा तो उसको कहीं बेचना है ले जाके, है ना, उसके बदले में पैसा आएगा, फिर हम नया क्या उसके लिए सोचेंगे, वो सब चीज़ होता है व्यापार वाणिज्य, ठीक है। जिसमें हो गया कि वस्त्र उद्योग सेंथावासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र कहाँ था पूछा जाएगा तो बताना है कि मोहनजोदड़ो था। वस्त्र उद्योग का सबसे प्रमुख जो केंद्र था कहाँ था, मोहनजोदड़ो था। और वे सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो के लोग क्या पढ़ते थे, सूती और ऊनी वस्त्र। इसका मतलब क्या है कि मोहनजोदड़ो जहाँ था वहाँ पर क्या पड़ता था, ठंडा भी पड़ता रहा होगा, तब तो ऊनी वस्त्र ना, है ना। सिंधुवासियों का विदेशी व्यापार कहाँ से, इराक, बहरीन, मिस्र आदि इन सब जगहों से क्या होता था, सिंधुवासी विदेशी व्यापार करते थे। वहाँ सामान ले जाके बेचना, वहाँ से सामान ले, मतलब वहाँ के व्यापारी यहाँ आते थे, यहाँ के व्यापारी वहाँ आना जाना होता रहेगा। किस मार्ग से जाएंगे, जल मार्ग से जाएंगे, ठीक है, जल मार्ग से। व्यापार प्रमुखता क्या किस मार्ग द्वारा होता था, जल मार्ग द्वारा होता था, है ना, जल मार्ग द्वारा होता था। और इसके अलावा वे स्थल मार्ग का भी क्या करते थे, स्थल मार्ग से परिचित। तो जमीन पर तो चलते ही चलते थे, जमीन के अलावा से वायु मार्ग और रेल मार्ग का सुविधा नहीं था, जल मार्ग का वहाँ उस समय सुविधा वो लोग बनाए हुए थे। सिक्कों का प्रचलन नहीं था वहाँ पर, सिक्का का प्रचलन न होने के कारण शायद वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता रहा होगा। मतलब सिक्का रहेगा तब क्या होगा, मुहर से तो पता चलेगा कि यहाँ वहाँ मुहर जा रहा है, लोग रह रहे हैं। लेकिन सिक्का का प्रचलन होता है तो क्या होता है, थोड़ा व्यापार करना क्या होगा, काफ़ी आसान होगा, है ना। सिक्का का जैसे हम लोग है, मुद्रा है, पैसा लेके जाते हैं, पैसा लेके गए, चाहे ऑनलाइन है, कुछ नहीं लेके गए, मोबाइल से क्या किए, ट्रांसफ़र कर दिए, और उसके बाद हमको जो भी सामान खरीदना है वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है, ठीक है। तो इन सब तरीक़ा से हम लोग जो क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को देखो,
कि 4 टाइप से क्वेश्चन को लिखे हैं। अभी क्वेश्चन में जो खासियत क्या था वो देखिए। एक तो जो क्वेश्चन है वो ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन तो है ही। एक क्वेश्चन लिखने का तरीका में हम लोग को इधर भी चौथाई छोड़ना है, थोड़ा सा इस तरफ भी छोड़ना है, इधर से इधर का मार्जिन लगभग हाफ हो वो चलेगा, नापना भी नहीं, एग्जाम में फटाफट स्केल से लिखना। और देखिए पैराग्राफ लिखने का जो तरीका है ना, पेज लिखने का जो तरीका है, अब इन सब तरीका से जब क्वेश्चन को लिखोगे, साफ साफ लिखोगे, तो क्या होगा, एग्जाम में तो तुम लोग को रूलिंग पेज मिलेगा, तो और भी लाइन क्या होगा, सीधा लाइन होगा। पेन अच्छा यूज करो, है ना, थोड़ा डार्क चले, उस टाइप से यूज करना है आपको। इसमें हम ब्लू और ब्लैक का जैसे यूज करके दिखाए हैं, तो उस तरीके से भी क्या करना है कि लिखना चाहिए। और जो सन है, इस भी है, चाहे और जहाँ पर डायग्राम वगैरह का जरूरी है, वो सारा चीज़ को भी क्या करना चाहिए, वैसे ही लिखना है। जितना बढ़िया आंसर लिखाएगा उतना बढ़िया तुम्हारे मेरिट का प्रदर्शन होगा, उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। टॉपर जो होते हैं वो क्या करते हैं, जानकारी टॉप करने वाले या नहीं टॉप करने में थोड़ा बहुत का ही फर्क होता है, या लगभग बराबर भी है, हो सकता है वो नहीं टॉप करने जानते भी हो, लेकिन कोई हैंडराइटिंग के चलते मार खा जाता है, कोई अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, याद किया लेकिन उसको आउटपुट देना है ना, वो नहीं कर पाता है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो क्या करना है, आंसर को अपना से क्या करना है, एक बार लिखना है, जो समझाया गया उसको बार बार देखने से, समझने से क्या होगा कि याद होगा। नहीं तो वो क्वेश्चन पढ़ेंगे, पिछला भूलता आदमी, फिर आगे पढ़ेगा उसको भूलेगा। ये भूलने का क्रम और याद करने का क्रम चलता ही रहता है। जिंदगी में जितना काम की चीज़ है ना वो याद नहीं रखता, वो उसको आदमी नहीं, मतलब याद नहीं रहता। जितना बेकाम की चीज़ है ना वो सारा के सारा चीज़ उसको हमेशा माइंड में रहेगा, है ना, मतलब समझता। जो चीज़ तुम्हारे माइंड में रह के भुला नहीं पाते हो, उसको इसको भी उसी श्रेणी में ले जाकर रख दो, फिर देखो कितना मजा है। हम तो कहते नहीं कि भूल जाओ, कुछ नहीं भूलो, लेकिन इसको भी तो रख दो, तो है कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है, हमारा जो ब्रेन है वो कहाँ काम कर रहा है, वो चीज़ है, बस समझे ना। तो ये सब हम लोग क्वेश्चन को देखें, वो क्वेश्चन क्या करना है, बढ़िया से एक 2 बार देखना है वीडियो को और अच्छे से याद करना है। हम लोग फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर से वीवीआई नया जो क्वेश्चन होगा उसको लेकर के आएंगे। अभी ये वीडियो 2 है। और याद से क्या करना है, जितना भी सब्जेक्ट का मिल रहा है उस सबको तुम लोग को पढ़ना है, सारे लोग को पढ़ना है, ढंग से बढ़िया से बना के पढ़ना है, ठीक है।